नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और रामगढ़ उपचुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार की आखिरी दिन थी। आज आपको बता दें कि 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो हो सकता था। इसको लेकर के लगातार रामगढ़ में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व के 3 मुख्यमंत्री लगातार रामगढ़ का दौरा कर रहे थे और वहां पर जनसभा भी करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पर 4 सभाओं को वहां पर संबोधित किया है और साथ ही साथ एक वहां पर रैली की है और रामगढ़ की जनता से वहां पर मुलाकात की है। तो लगभग वहां पर उन्होंने सभा तो जरूर की है। और वहीं अगर हम लोग पूर्व के 3 मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत जो है इस रामगढ़ उपचुनाव में लगाई है। आपको बता दें कि ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये रामगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। 27 तारीख को वहां पर मतदान होने हैं और 2 मार्च को मतगणना होनी है। हमारे साथ इसको लेकर बात करने के लिए हमारे संपादक नित्यानंद शुक्ला जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पर 5 सभाएं जो है वो की है और एक रैली उन्होंने रामगढ़ में की है। तो क्या लग रहा है, और पूर्व के तीनों मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नहीं, देखिए, रामगढ़ चुनाव जो है ये कहीं न कहीं एक 2024 के पहले का एक ऐसा चुनाव है जो राज्य की दिशा तय करेगी राजनीतिक रूप से। चूँकि क्या है कि ये चुनाव तो बीजेपी और जेएमएम के सहयोगी लड़ रहे हैं और 2019 में बीजेपी आसू अलग अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को 99,000 के आसपास वोट आया था, आसू को 71,000 के आसपास आया था और बीजेपी को 30-31,000 के आसपास वोट आया था। तो इस बार बीजेपी जो है, चूंकि इसके पहले जो 4 उपचुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस का सिटिंग सीट हुआ करता था, ये भी कांग्रेस का सिटिंग सीट है। तो बीजेपी जो एक लोगों के बीच में जाकर कहती थी कि भाई राज्य में काम नहीं हो रहा है, राज्य सरकार कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व है, विकास के काम रुके हुए हैं। तो लेकिन उपचुनाव में जनता तो जो अभी सरकार चल रही है उसी के पक्ष में वोट देते आ रहे थे। तो बीजेपी की कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल हार होती थी। इस बार बीजेपी ने पूरे कमर कस ली है, क्योंकि क्या है कि देखिए इस चुनाव में जीत और हार जो है, क्योंकि ये चुनाव ऐसे स्थिति में हो रहा है जब नवंबर में विशेष विधानसभा का सत्र बुलाकर 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति को और ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% से बढ़ाकर 27% मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और गवर्नर ने हालांकि इसको जनवरी माह में लौटा भी दिया है। जो स्थानीय नीति की परिभाषा थी 32 के आधार पर। तो ये उस बैकड्रॉप में चुनाव हो रहा है। तो कहने के लिए तो है कि बीजेपी की सहयोगी आसू और जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी और जेएमएम, चूंकि जेएमएम के बाद सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी है जेएमएम और मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव को उस रूप में ले रहे हैं कि नहीं, डू एंड डाउ सिचुएशन में। इसलिए आप देखेंगे कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री 4 दिन गए थे वहां पर रामगढ़ में और बीजेपी के तरफ से जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुबर दास हो, अर्जुन मुंडा तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो सब जाकर चुनाव में कैंपेनिंग किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस के आपको झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आए थे और अभी आपको पता होगा कि रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष और जो सीएलपी लीडर है आलमगीर आलम, ये लोग नहीं गए हैं क्योंकि उनका फोकस चुनाव पर है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं केवल ये एक उपचुनाव नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये एक चुनाव की जीत हार निर्धारित करेगी कि आने वाले समय में राजनीति क्या होगा और हवा किस ओर बहरेगी। अगर बात करें यहाँ पर रामगढ़ उपचुनाव में, तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और आजसू इस बात पर लड़ रहे हैं कि आजसू बात करिए विकास की, तो वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें या फिर जेएमएम की बात करें तो ये दोनों ही 1932 खतियान की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के मुख्य रूप से वो चुनाव प्रचार प्रसार में मौजूद थे और साथ ही साथ वो 4 महीने के बच्चे की बात भी लगातार सभाओं में करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, कांग्रेस
दो तीन मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम चाह रही है कि चुनाव को हम लोग उस ओर अपने तरफ मोड़ कर ले जाएं। एक तो है कि ममता देवी का पैथी वोट है, उनका छोटा बच्चा भी है, मुझे लगता है 3-4 महीने का शायद बच्चा है, और एक तो वो है। दूसरा जैसे कि है कि 1932 आधारित जो खतियान है, जिसको मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये है कि उससे चूंकि झारखंड के लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं 1932 के खतियान से, तो वो इन इश्यूज को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। बीजेपी और जो आसू जो है वो उसे पता है कि हमको इस दोनों मुद्दे पर ट्रैप नहीं होना है, इसलिए वो विकास का मुद्दा उठा रही है। तो वो चाह रही है कि चुनाव का रुख हम अपने पिच पर आकर खेले, और मुख्यमंत्री और कांग्रेस चाह रहे हैं कि वो अपने पिच पर खेले। दोनों कोई चाह रहे हैं कि हमारे पिच पर बैटिंग हो ताकि हम कंफर्टेबल खेल सकें। अब ये तो जनता पर निर्भर करती है कि वो किनका वो जो कैंपेन है जनता को भाता है। जिस तरीके से पिछले बार आजसू और बीजेपी दोनों ही अलग अलग लड़े थे, मगर इस बार वो दोनों ही की तरफ से एक प्रत्याशी खड़ा किया गया है। और पिछले बार अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को 31,000 के लगभग वोट पड़े थे। आजसू की बात करेंगे तो आजसू को लगभग 71,000 के आसपास उन्हें वोट पड़े थे, और कांग्रेस को 99,000 के आसपास वोट पड़े थे। तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर आजसू और बीजेपी जो है वो एक साथ है और कांग्रेस अलग है, तो यहाँ पर कितना इफेक्ट इसका पड़ सकता है? देखिए, राजनीति में क्या होती है ना कि 1+1 कभी 11 हो जाता है, और 1+1 2 भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस हम लोग तो आंकड़ों में तो देखेंगे तो 2019 में ठीक है बीजेपी आजसू को अगर जो साथ मिला दे तो वो कांग्रेस से ज़्यादा दिखती है। लेकिन राजनीति में क्या होता है कि क्या वोट वो ग्राउंड पर उतना ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता है, एक दूसरे का वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज़ें हैं। 2019 के हिसाब से देखा जाए तो उसमें तो लगेगा कि हाँ आजसू के लिए जीत पक्की है। लेकिन अब मुद्दे क्या बोले कि 2019 में जो मुद्दे थे 2023 में मुद्दे नहीं हैं। अभी जो मुद्दे हैं वो दूसरी तरफ के हैं, और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है कि मुख्यमंत्री 1932 के खतियान पर बात करें, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि एक सिंपैथी वोट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। और उधर लोग आजसू के लोग ये बता रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी 15 साल जब यहाँ पर विधायक थे तो रामगढ़ में विकास हुआ, वो विकास रुक गया, तो वो अपने खेल रहे हैं। लेकिन अगर जो राज्य स्तर पर इस चुनाव को हम देखें तो इस चुनाव का ये होना है कि बीजेपी अभी तक राज्य सरकार पर आलोचना करती है कि राज्य में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो 4 उपचुनाव इसके पहले हुए थे जनता का उसको समर्थन नहीं मिला था, और वो रूलिंग पार्टी कांग्रेस और जेएमएम अपने सारे उपचुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक साइकोलॉजिकल डिफीट वो फील करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी चाह रही है कि नहीं, अगर जो हमें एक माहौल बनाना है 2024 के लिए, तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर तभी होगा जब ये चुनाव रूलिंग अलायंस हारती है। ये कांग्रेस और जेएमएम की बात नहीं है, ये चूंकि चुनाव अगर जो कांग्रेस हारती है तो ये कांग्रेस की हार नहीं होगी, ये रूलिंग अलायंस की हार मानी जाएगी। और अगर जो बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, तो ये सरकार के कामकाज पर मुहर लगने की बात आएगी। इसीलिए दोनों पक्ष जो है वो पूरा कमर कसकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और कंटेस्ट तो क्लोज कंटेस्ट है। काफी टफ इस बार का रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि ये 2024 के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, और तमाम चीजें यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है 27 तारीख को यहाँ पर जब जनता अपने वोट जो है वो देने निकलेगी, और 2 मार्च को यहाँ पर जब मतगणना होगी तब सारी चीजें स्पष्ट रूप से नजर आएगी कि आखिर जनता ने किसे जिताने का काम किया है। क्या वर्तमान सरकार के कामकाज को यहाँ पर जनता जिताती है, या फिर विकास के नाम पर जिस तरीके से आजसू जो है लगातार वहां पर अपनी आवाज उठा रही थी उस पर जनता मुहर लगाती है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।